प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बजी। एकमात्र इसलिए नहीं कहा क्योंकि मौजूदा हालात में ये हॉटेस्ट सीट तीनों है। सबके पास पाने को सब कुछ, खोने को भी सब कुछ, पर कुछ चीजें नहीं बदलती। आज ही तो एक वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस के मंच पर एक दिग्गज ने पूर्व डिप्टी सीएम की मंद मंद मुस्कान का समर्थन पाते हुए किसी खास के कुर्सी मोह को लपेटे में लिया। लगता है चल उन्हीं की गई। अंता सीट के लिए प्रमोद जैन भाया पर कांग्रेस ने दांव खेला है। दूसरी तरफ बीजेपी मंथन के अंतिम दौर में है, कभी भी नाम आ सकता है। उससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम और पूर्व सीएम के समीकरण पर बोलते दिख गए। नरेश मीणा फैक्टर तो है ही, जिन्हें कोई सिंबल दे सकता है या वो खुद अपने सिंबल पर लड़ लेंगे। इस बीच सवाल यह है कि नतीजे जो भी आएंगे वो क्या इशारा कर रहे होंगे, उनमें किस फैक्टर का मिश्रण होगा। क्या जनता कोई मैसेज देना चाहती है और क्या राजनीतिक दलों ने उस हिसाब से निर्णय लेने का मादा या तो दिखाया या दिखाने जा रहे हैं। क्या कोई फैक्टर किसी की पिक्चर बिगाड़ देगा? आज इसी पर चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ बीजेपी की ओर से सुमित श्रीमाल जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रतीक सिंह और जितेंद्र यादव, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। चूंकि प्रत्याशी सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित किया, इसलिए कायदे से मुझे प्रतीक भाई आपके पास आना चाहिए, लेकिन पहले तो आप बधाई ले लो कि आपने प्रत्याशी घोषित किया। लेकिन मेरा पहला सवाल बीजेपी से रहने वाला है। सुमित श्रीमाल जी, आज जब मदन राठौड़ जी से मैं आपसे जो पूछूंगा, आप मेरे से ये कह देंगे कि साहब पत्रकार ने सवाल पूछा होगा इसलिए मदन राठौड़ जी ने जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि जो भजनलाल बोलेंगे वसुंधरा राजे मान लेंगी, जो वसुंधरा राजे बोलेंगे भजनलाल मान लेंगे। हो सकता है सवाल के जवाब की कड़ी में ही दिया हो, लेकिन इन वर्ड्स के मायने क्या है? देखिए, प्रश्न किसी प्रकार से पूछा गया था स्वप्निल जी, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने जो ये बयान दिया, ये पार्टी की एकता को प्रदर्शित करता है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, इसको प्रदर्शित करता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि धरातल से उठे हुआ होता है, उसको निश्चित रूप से पार्टी को सर्वोपरि, संगठन को सर्वोपरि मानते हुए टिकट दिया जाता है। और इसका उदाहरण हमारे पास, चाहे से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को ले लीजिए, या देश में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए। लेकिन मैं आज कांग्रेस के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि प्रमोद जैन, बाद में आएंगे, पहले थोड़ी देर तक मैं बीजेपी पे रहना चाह रहा हूं। जी जी। एक तो आप प्रत्याशी चयन में मंथन के अंतिम दौर में जी। दूसरा यह है कि ये बात तो समझ में आती है कि सीएम बोलेगा तो विधायक को सुनना है, वसुंधरा राजे सुनेंगी, वसुंधरा राजे बोलेंगी, सीएम सुनेंगे। दोनों अलग अलग बोलेंगे तो फिर कौन सुनेगा? दोनों अलग अलग। मैंने आपको बताया कि संगठन सर्वोपरि है। यहाँ पर आपने सबसे बड़ी बात थी कि पूर्व में हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, और जिस प्रकार से बिल्कुल संगठन सूबे के प्रदेश के महामंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जिनका संगठन का लंबा अनुभव था। और उसके बाद जब ऊपर से आदेश बिल्कुल होता है कि संगठन के कोई भी कार्यकर्ता को जिसकी निष्ठा है, जिसको लगता है कि जनता को ये सेवा कर सकता है, तो निश्चित रूप से भजनलाल जी को यहाँ पर चुना गया। ये नजर आता है कि बीजेपी पता नहीं किसका सुन रही है। मतलब जनता कह रही थी लोकसभा चुनावों में राहुल कसवा को मत हटाओ, राहुल कसवा को मत हटाओ। आपने कहा नहीं साहब हम हटाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो सीएम भजनलाल ने कहा होगा या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा होगा। तो सुना तो किसी और का ही गया। तो यहाँ पर भी कुछ अलग ही, या तो प्रभुलाल सैनी खुलकर बोल दीजिए राजे की चलने वाली है, या फिर कोई और। देखिए, मैंने आपको बताया, चाहे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हो, संगठन का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। और निश्चित रूप से जिस भी कार्यकर्ता को मिलेगा वो उसको स्वीकार भी करेगा, और किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो कांग्रेस की बात नहीं करें। देरी कहां पर? नहीं, मैं आऊंगा ना आपको सेकंड राउंड में। आप कांग्रेस पर ही जितना बोलना है बोल लीजिएगा, पहले बीजेपी पर तो बोल ले। देरी कहां हो रही है? जी जी, देरी कहीं पे नहीं है। जिस बिल्कुल संगठन अभी इस पे विचार विमर्श कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि कोई पार्टी अगर अपना कैंडिडेट घोषित कर देती है तो कि वो जीत की ओर अग्रसर है। जीत तो वर्तमान सरकार के विकास कार्यों को लेकर के जनता वोट देगी, और निश्चित रूप से हम आश्वस्त भी हैं और विश्वस्त भी हैं। आप ये बात मान के चलो कि अंता वालों को वो झालावाड़ स्कूल हादसा भी याद होगा। देखिए, झालावाड़ स्कूल हादसा, लेकिन जनता बहुत स्मार्ट है।
स्वप्निल जी, कि बिल्डिंग किस समय बनी थी और हरकत कब हुई और हरकत होने के बाद सरकार हरकत में किस प्रकार से आई और कितनी कार्रवाई की गई। तो जनता बिल्कुल स्मार्ट है, जानती है, वो पहले वाली जनता नहीं है अभी, ठीक है। कि जो मूर्ख बनाती थी, जो पिछले 70 तो साल कब तक कांग्रेस को 24 जो घंटे के जनता को भीतर मूर्ख प्रत्याशी बना का रही नाम आ थी। जाएगा, मोटे जी। तौर पे 24 घंटे के भीतर आ जाएगा प्रत्याशी का नाम। पैनल तो भेज दिया गया है। बिल्कुल पैनल भेज दिया गया है और जल्दी ही संगठन का जो फाइनल एक आध दिन में जब भी ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। है। चलिए, ये तो बीजेपी की बात हुई। प्रतीक भाई, फर्स्ट राउंड में मैंने उनको कांग्रेस पर नहीं बोलने दिया, तो आप भी बीजेपी पर मत आना, ठीक है? तो प्रतीक भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी 1.5-2 साल पहले ही तो प्रमोद जैन भाई हारे हैं, पार्टी ने फिर उन्हीं पर दाव खेला है, कोई नई एक्सपेरिमेंट की जरूरत महसूस नहीं की। अच्छा, ये वही प्रमोद जैन भाई है जिन्होंने हाल ही में एक मोटा फंड पार्टी को दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास का। तो वो क्या वो टिकट खरीदने की श्रेणी में था या गहलोत की चल गई? स्वप्निल भाई, अगर फंड देने से आप बोल रहे हैं कि निर्णय प्रभावित होते हैं, तो फिर जब चंदा लो और धंधा लो जब चल रहा था, जब आप इलेक्शन बॉन्ड के अंदर कंपनियां मोटा मोटा पैसा दे रही थी, तो इसका मतलब, आपके बोलने का मतलब ये है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ खेल चल रहा था आपके हिसाब से। चलिए, जोड़ लीजिए। अब दूसरी बात पे आता हूँ। हाँ। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना हाँ, भाई, नहीं, ठीक है, 90 जोड़ लाख लीजिए। 1 करोड़ का कहाँ चंदा मना दिया। कर रहा हूँ भाई, मैं वहाँ तो इसी बात से 6200 खुश हूँ कि करोड़ आपने रुपए का पहले चंदा दिया। प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि कॉन्फिडेंस तो बीजेपी को होना चाहिए था। आपका अब कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता। देखिए अंता से जो पिछला चुनाव हुआ था 2023 का, उसके अंदर मात्र 5-6 हजार के मार्जिन से प्रमोद जैन भाई जी हारे थे चुनाव, और इसीलिए पार्टी ने दोबारा उनके अंदर फेथ दिखाया है और उनको टिकट दिया है। और निश्चित तौर पे इस बार वो जो बीजेपी का चाहे कोई सा भी कैंडिडेट हो, किसी को भी ले आए या खुद भजन लाल जी वहां चुनाव लड़ ले, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत होने वाली है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, नरेश मीणा बार बार कांग्रेस पर प्यार लुटाना चाहते हैं, कांग्रेस क्यों नरेश मीणा को आई लव यू नहीं बोल रही? आई लव यू टू। देखिए वो पार्टी का मामला है, पार्टी क्यों नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए नरेश मीणा जी को, जिस तरीके के वो उग्र स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव का व्यक्ति राजस्थान की या हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो उनको पहले अपने जो स्वभाव है, अशोक गहलोत ने कल कही थी, आज आप कह रहे हैं, तो मान लीजिए ना अशोक गहलोत की चली। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये आपको नहीं लगता ऐसा कि उनका स्वभाव उग्र है? आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है, मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ। अच्छा, जो उग्र स्वभाव का व्यक्ति है वो कम से कम राजस्थान की राजनीति में तो इस तरीके की परिपाटी नहीं है कि उग्रता दिखाएं, किसी को थप्पड़ मारें, लोगों को गालियां दें, अपने ही अनुयायियों को भाटा फेंक दें। इस तरीके की राजस्थान की कम से कम राजनीति नहीं है। हो सकता है अगर उनको ऐसी राजनीति करनी है तो कांग्रेस में जगह मिल सकती है, कहीं और जाए। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कांग्रेस में जगह मिल सकती है या कभी कांग्रेस मुझे टिकट दे सकती है? इसका जवाब तो नरेश मीणा जी ज्यादा बेहतरी से दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वेलकम करती है, लेकिन वो अपने स्वभाव में क्या नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि आप देखिए, टोंक में जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आप तो तीसरे नंबर पर कहीं थे भाई साहब, वो सेकंड पे आ गए थे। और 5-6 हजार का गेम अगर उस सीट पर 2023 में हुआ था, जिसमें आप कहते हो कि तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, हमें तो ठीक ठाक नंबर्स आए, तो वही 5-6 हजार का गेम तो नरेश मीणा कर सकते हैं। स्वप्निल भाई, अगर आप वहां के समीकरण देखें और अंता के समीकरण देखें, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। वहां का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है, यहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन अलग है। तो अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे तो 200% बीजेपी को नुकसान होगा। तो एक सवाल मेरा और है, आरएलपी से तो आपका गठबंधन चल रहा है और हनुमान बेनीवाल कभी कभी नरेश मीणा का समर्थन करते नजर आते हैं, कि आपकी आरएलपी से कोई बात हुई है कि भाई तुम टिकट मत दे देना, अपन तो सहयोगी हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि वो किसी का टिकट लिया है या निर्दलीय लिया है, ठीक है, वो निश्चित तौर पे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड से पहले जितेंद्र यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं, फिर जिसके बारे में जो बोलना है बोलिएगा भाई साहब। जितेंद्र भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये हॉटेस्ट, ये बहुत दिनों के बाद ये दिमाग में आया मेरे, मतलब मैं इसको एकमात्र सीट कहने की स्थिति में ही नहीं बचाऊं कि एक ही सीट पर तो उपचुनाव है। बिल्कुल स्वप्निल। देखिए, आपका जो पहला वर्ड है ना, जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है, हॉटर और हॉटेस्ट, भाई मुझे तो ये पूरा जो इलेक्शन है ना, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। कई बार होता क्या है नाम लीजिए,
जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, आप हो सकता है सहमत हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो जातियों का, यहाँ जातिगत समीकरण बहुत जबरदस्त है। एक बार तो मैं निर्णयात्मक बात बोलने से पहले फिगर बताता हूँ। माली 45,000 के लगभग, मीणा 30,000, एससी 40,000, धाकड़ 20,000 जो कि स्विंग वोटर माने जाते हैं वहां पे, और मुस्लिम लगभग 15,000 और जो राजपूत 15,000, ये कुल मिला के ऐसे वोटर हैं। अब मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था वो ये है कि ये पूरा इलेक्शन मालियों के इर्द गिर्द घूमेगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण सिलेक्शन से ही नजर आ रहा है। इसके पीछे एक कारण है, बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत, 10,000, 15,000 और 5,000, मतलब 100% भी वो वफादारी दिखाएं तो 30,000 फिगर बीजेपी की मुट्ठी में है, राइट। अब कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, परंपरागत वोट बैंक, मुस्लिम, एससी और जाटों का भी रुझान कुछ उधर हो सकता है, तो ये फिगर 100% वफादारी के साथ जाता है 50,000। अब आंकड़े के हिसाब से तो कहां 30 और कहां 50, ध्यान से समझना, यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। अरे तो प्रभुलाल सैनी भी तो इन्हीं आंकड़ों के बीच में जीते थे जितेंद्र भाई। इस चीज को मैं इसी चीज पर आ रहा हूँ, दिखने को जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक धाकड़ का जो 20,000 का फिगर है, ये वोटर बड़े स्विंग वोटर हैं इस सीट पर स्पेशली, ठीक है। अब नरेश जी का जितना जो दिख रहा है, कई बार क्या, बहुत मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण है मेरे जहन में आ रहे हैं, जब जितना हवा और माहौल दिखता है परिणाम उसके बहुत विपरीत आता है। तो सोशल मीडिया की दुनिया में लोग इसे अप्रत्याशित कहते हैं, पर सच्चाई वो परिणाम बता देता है। नरेश मीणा जी का मीणाओं में भी आधी पैठ है, धाकड़ वोटों में स्विंग वोट है, तो हो सकता है यहाँ 20, 30, 40 का 50% भी वो ले जाएं, और गुजर का भी यही रेशो रहा तो पूरा फुल हाइप देख के भी वो 30 से 35 के बीच सिमट रहे। नहीं तो जितेंद्र भाई, आई एम सॉरी मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, लेकिन मतलब आप टोटल कास्ट फैक्टर पे चले गए हो। मतलब ये जो ERCP, रिसर्जेंट राजस्थान, ये तमाम योजनाएं, हरियाणा राजस्थान, ये वोट नहीं दिलाएंगी क्या अंत में? एक उदाहरण दूं आपको। इलेक्शन से पिछले आम चुनाव से पहली रात को, इत्तेफाक से मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बानसूर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बानसूर विधानसभा, जारी रखिए, है ना, यस, बानसूर विधानसभा पे, वहां पे सैनी वोटर्स की नाराजगी थी। समझिए, सैनी वोटर्स, आप समझ रहे हैं किसके पक्ष की बात हो रही होगी। तो उनको मनाने रिझाने के उस पूरे उपक्रम प्रक्रम में मैं भी एक भूमिका में पहुंचा वहां पे। रात को, रातों रात, जिसे वोट से पहले आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कत्ल की रात, तो मैं सैनी वोटर्स को बहुत नजदीकी से मुझे जानने का अवसर 2 चुनावों में मिला। ये 40,000 जो वोट है ना, ये 40,000 वोट किसी भी कीमत पर गहलोत से दूर नहीं जा सकते। मैं मेरे स्टेटमेंट में इस नाम को लास्ट में लाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ठीक है जितेंद्र भाई। सुमित भाई, सॉरी, मतलब आप सबसे ज्यादा आतुर थे कांग्रेस के प्रत्याशी पर बोलने के लिए और मुझे आपको फर्स्ट राउंड में रोकना पड़ा। तो चलिए, मैं कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि अब मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि आप उस पर बोलना क्या चाहते हो। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट में क्या खामी आपको नजर आ रही, जो वहाँ से 2 बार जीते, 2 बार आपको हराए, 2 बार मंत्री रहे, आपको तो प्रत्याशी बदलना पड़ा, एक बार आपका प्रत्याशी जीता फिर हारा, फिर एक आपका दूसरा प्रत्याशी जीता जो अलग ही मामले में फंस गया है, जिससे इमेज अच्छी नहीं जाती है। तो कंवरलाल मीणा और प्रमोद जैन भाया की इमेज को भी अगर मैं कंपेयर करूं पूर्व के चुनाव के हिसाब से, तो प्रमोद जैन भाया तो ठीक नजर आ रहे हैं। आप क्या खोज लाए? देखिए स्वप्निल जी, 2023 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट तो आज कांग्रेस ने बिल्कुल घोषित कर दिया है। लेकिन आज निश्चित रूप से मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास आज कैंडिडेट नहीं है। इसके 2 संदेश जाते हैं बिल्कुल प्रमोद जैन भाया जी को लेकर के। नहीं है मतलब उनके पास तो खुले ऑप्शंस थे, इसलिए नहीं है ना। प्रमोद जैन भाया की वाइफ भी थी भाई। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं है आदरणीय, क्योंकि वो तो उनसे जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति पर आधा दर्जन मामले बिल्कुल दर्ज हो कोतवाली 12 में, जिस पर खनन के हो, जमीन के घोटाले के मामले हो, कई सरकारी जमीनों पर पट्टों के अवैध मामले हो, और उसके बावजूद भी जब ये मालूम है कांग्रेस बिल्कुल इनके लीडर्स को कि इस व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज है, उसके बावजूद भी उसी व्यक्ति को वापस प्रत्याशी बनाना, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। पहली बात। नहीं, 2 सेकंड, दूसरी बात, नहीं 2 सेकंड, आई एम सॉरी, मैं काउंटर कर रहा हूं। विधानसभा में मौजूद तमाम शख्सों पर किस पर कितने मामले दर्ज है, अगर इसकी पोल खोलनी है तो वो मेरे आंकड़े मेरे पास
हैं, मैं अभी इसमें से निकाल सकता हूं, मोबाइल पे है मेरे देखिए, लेकिन जनता में, एक आम जनता में बिल्कुल विचारधारा जाती है। मालूम है कि आज बिल्कुल प्रमोद जैन भाई जी के आधा दर्जन मामलों के बाद में भी उसके अलावा गुटबाजी कितनी हद तक है, ये आज अशोक गहलोत जी ने सार्वजनिक मंच से आज से 3 दिन पहले कही थी, और इस बात को स्वीकार किया था उन्होंने कि कांग्रेस में गुटबाजी आज भी चरम पर है। नहीं तो एक बात बताइए, तो जो टिकट नामों की का जो आप पैनल बात गया, बता रहे चलिए थे ठीक है, और आप ये कह रहे बोल हैं उनके रहे पास थे। कैंडिडेट नहीं है, जी। आपके पास कैंडिडेट्स की भरमार होगी, 10-12 होंगे, 20-25 देखिए, होंगे। 10-12 की बात नहीं है, 3 लेकिन नाम जो कौन से फाइनल हुए? कांग्रेस के प्रत्याशी का जो पूर्व का इतिहास रहा है, और हाँ एक चीज और है, अपन जब कैंडिडेट कोई बिल्कुल खड़ा करते हैं या वहां उतारते हैं, तो पूर्व का इतिहास, चाहे से वो अपराध का मामला हो, चाहे वो विकास की बात हो, या पूर्व में जो लास्ट परिणाम रहे हैं उसको देख करके, तो परिणाम में भी तो इन्होंने अपनी हार, बिल्कुल हारे थे ये लोग। अभी जैसा जैसे प्रतीक आप भाई आउट कह ऑफ रहे ब्लू थे, किसी को आप ले आते हो, नरेश मीणा पर आप चारे नहीं फेंक रहे होंगे या चारा नहीं डाल रहे होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक और संगठन को सर्वोपरि मान करके चलने वाली पार्टी है। अरे जब राहुल कसवा का टिकट काटा था तो आपने कौन से संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया था भाई, या कंगना रनावत कौन सी संगठन की व्यक्ति थी भाई? देखिए, संगठन की विचारधारा, राष्ट्र के प्रति की विचारधारा, तो जो विचारधारा होती है संगठनात्मक विचारधारा होती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं भाई कि मैं यहाँ आपको पर आपकी वो पार्टी जिताऊ के वाली नाम बात मैं गिना नहीं। देता हूं ना, चलिए, कौशल प्रधान, आनंद गर्ग, महावीर सिंह हाड़ा, नरेश सिंह सिकरवार जो कि वसुंधरा गुट के हैं, नरेंद्र नागर, प्रभुलाल सैनी, इतने नाम तो मैं गिना ये देता हूं आपके। गुटबाजी तो बिल्कुल मीडिया या आपका विचारधारा हो सकती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। ठीक है। लेकिन कांग्रेस में निश्चित रूप से इसलिए कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खुद ने शहर से स्वीकार कर लिया, तो ये आपकी जानकारी में है। प्रमोद जैन भाया और आपके निश्चित हिसाब से रूप से क्रिमिनल है? हैं जी, आपके हिसाब से प्रमोद जैन भाया क्रिमिनल है या आरोपी हैं? बिल्कुल आरोपी तो है ही निश्चित रूप से, हाँ। और क्रिमिनल तो माननीय न्यायालय जब फाइनल करेंगे तो उसके बाद होगा, इसके लिए तो मैं कैसे बिल्कुल कैसे कह सकता हूं, लेकिन आधा दर्जन मामले। ठीक है। और रही बात नरेश मीणा जी की, हाँ। तो इनको ठीस है कि जब इन्होंने नरेश मीणा और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई थी, तो आप और कह आज रहे ये हैं कह रहे हैं कि नरेश- कांग्रेस को आप कह रहे हैं ये नरेश मीणा फायदा के साथ- पहुंचाने वाले हैं, नरेश मीणा के भारतीय साथ जनता गलत पार्टी हुआ। को लॉस देने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं आप ये कह रहे हो कि नरेश मीणा के साथ गलत हुआ, और नरेश मीणा ने जो कहा करा वो नरेश सही मीणा किया। जब वहां खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से फायदा होने वाला है, क्योंकि वो वोट, क्योंकि अच्छा मैं तो एक बात और बोल रहा टिकट हूं, दे पूर्व दो के ना। इतिहास को ध्यान में रखिए आप, आप तीसरे नंबर नरेश पे मीणा कौन को आई आया लव यू बोल दो, हैं? आप नरेश मीणा को आई लव नहीं, यू हमारा बोल तो दो। संगठन सर्वोपरि आदरणीय है, ठीक है। क्योंकि अच्छा नरेश मीणा स्वयं भी ठीक है। बार बार कह रहे हैं कि ठीक है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप आई लव यू की बात कर रहे हो तो वो उनके लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को निश्चित रूप से टिकट मिलेगा, ठीक है। और निश्चित रूप से उसकी अब विजय मैं, होगी। प्रतीक भाई, देखिए क्या हुआ ना, आप तो ट्विटर पे खासे एक्टिव रहते हो महाराज, आपको तो पता ही होगा आज कितना वो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुरारी लाल मीणा मंच से बोल रहे थे कि साहब ऐसा ऐसा वक्त था, और डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और उसके बाद हुआ तो वही, मतलब गुटबाजी से जुड़ा सवाल पूछना क्या गलत होगा प्रतीक भाई? और दूसरा ये है कि बीजेपी कह रही है आपके जो कैंडिडेट हैं वो तो उतरने के पहले ही मोरल ग्राउंड्स पे हार चुके हैं, क्योंकि उन पे तमाम तरह के आरोप हैं। स्वप्निल भाई, हाँ। स्वप्निल भाई, आपके पहले सवाल पे भी आऊंगा। शुरुआत में जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उन बातों से शुरुआत कर लेता हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। बताओ, हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, हमने पहले उतार दिया। इनके पास इतने सारे एक ही तो कैंडिडेट थे, ये उतार नहीं पा रहे हैं। नहीं तो एक ही दूसरी तो था, बात उस ये पर कह रहे थे कि चिंतन कहाँ करोगे आप? नहीं तो वही चुनाव लड़े थे ना पिछली बार। हाँ। वो ये कह रहे थे कि वो तो पिछली बार हारे हुए थे, तो अब ये जिनको टिकट देने की बात कर रहे हैं वो क्या 2018 में जीते हुए थे क्या? हाँ। प्रभुलाल सैनी की जो बात कर रहे हैं वो क्या 2018 में जीत गए थे क्या? और कितने मार्जिन से हारे थे मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2013 में तीसरी बात ये कह रहे थे कि प्रमोद जैन भाया पे, 23 में तो आप हारे भी है ना वहां पर। तो 18 में तो हम जीते थे ना, और जो तो 23 में हार गए थे। और यही प्रमोद जैन भाया ही जीते थे ना 2018 के, और 23 में वो हार गए थे। तीसरी बात में कह रहे हैं ये स्वीकार नहीं बिल्कुल हारे थे ना। जब तो ये इनके जो क्रिमिनल टाइप के जो इनके एमएलए थे उनको हटाया गया कोर्ट के द्वारा, तभी तो चुनाव हो रहा है। ये हमें कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया पे मुकदमे दर्ज हैं। बताइए, क्रिमिनल केस के क्रिमिनल ग्राउंड पे किसकी मेंबरशिप कैंसिल हुई है? इनके बीजेपी के कैंडिडेट की। इंटरेस्टिंगली कांग्रेस के बहुत बुजुर्ग नेताओं ने भी आपत्तियां उठाई हुई हैं, और अशोक गहलोत को खत लिखा हुआ है।
मैं आपसे आपकी सारी बातों पे जवाब दूंगा। मैं अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात कर रहा था। ये कह रहे थे कि मुकदमे दर्ज प्रतीक जी, मुकदमे दर्ज हैं। भाई मुकदमे दर्ज हैं, मैंने मान लिया आप मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे पे क्या किसी पे सजा हो गई? नहीं, एक पे भी सजा नहीं हुई है। और जो इनके बीजेपी के जो हटाए हैं कंवरलाल मीणा, उन पे तो सजा हुई है ना। उसी के बाद तो उनको क्रिमिनल ग्राउंड पे ही तो हटाया है। तीसरी बात ये गुटबाजी की कर रहे थे और हमारे यहाँ बताए गुटबाजी बता रहे हैं। और गुटबाजी अगर होती तो क्या हम इतनी जल्दी कोई टिकट डिक्लेयर कर पाते? गुटबाजी इनके यहाँ पे वसुंधरा जी दूसरे नाम पे मानने को बताइए ना, उसका क्या हम निष्कर्ष निकालें? हंसी बताऊंगा ना, बता रहा हूँ ना मैं, उसमें भी आऊंगा। मुरारी लाल मीणा जी ने जो बात करी, क्या किसी का नाम लिया उसके अंदर? नहीं, बताइए आप। नहीं, वो तो जो शिवचरण माथुर है, उनकी कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर बोल रहे थे और शिवचरण माथुर जी को याद कर रहे थे, किसी का नाम नहीं लिया। और कांग्रेस पार्टी में अगर गुटबाजी होती तो क्या दोनों नेता एक जगह दिखाई देते? उसी प्रोग्राम में दोनों नेता एक साथ थे। उससे पहले भी दोनों नेता एक साथ आकर के दिखाई दिए हैं। और गुटबाजी नहीं थी, इसीलिए तो हमने इतनी जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब इनके प्रॉब्लम ये है कि वसुंधरा राजे किसी और का नाम चाहते हैं, ये भजन लाल जी किसी और का नाम चाहते हैं। लेकिन वहां की जो जनता है, आपने ये भी देखा होगा, जो वहां की जनता है, उन्होंने इसी अभी 1 महीने पहले बाढ़ देखी है, झालावाड़ में गिरते हुए स्कूल देखे हैं, बाढ़ के अंदर मरते हुए राजस्थानी देखे हैं। क्या अंता में एसएमएस के कांग्रेस अंदर ने इन गिरते सारे हुए इश्यूज के खिलाफ एक ऐसा महा आंदोलन क्रिएट किया जिसकी वजह से अंता कांग्रेस की तरफ चले जाए? ये भी तो सवाल बना रहेगा ना प्रतीक भाई। बिल्कुल क्रिएट किया है, और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा। बिल्कुल क्रिएट किया है। आपने देखा वहां पे किस तरीके से किसान अपने मुआवजे के लिए बैठ गए थे हड़ताल के ऊपर। आपने देखा एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर कैसा हुआ। आपने देखा 5 बच्चों की जान चली गई कॉफ सिरप से। झालावाड़ वही पड़ोसी जिले के अंदर 7 बच्चे छत गिरने से ये मर गए। ये कौन सा विकास वहां पे? ठीक है प्रतीक भाई, मैं चूंकि विकास वाली बात उठी है, इसलिए सुमित श्रीमाल जी आपको 20 सेकंड दूंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं जितेंद्र भाई के पास जाऊंगा। लेकिन सुमित भाई, मुझे ये बात तो सच है ना कि भाई आपका पहले भी आप उपचुनाव में आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की, तब तक तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं हुई थी। अब बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, लोग उसको देखेंगे, वो एनालिसिस करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे कि अब हमें करना क्या है। तो इसका अंता सीट का नतीजा, ये आप कोई छोटा मोटा नतीजा मत मानिए। आपको कैसे ये भरोसा है कि आप विकास कर ले जाएंगे जबकि अंता में जनता लगातार प्रदर्शन करती रही? देखिए, अंता की जनता को विश्वास है कि जिस प्रकार से 2023 में उन्होंने विश्वास जताया था, वो 2025 में विश्वास जताएंगे। उसका कारण है, और पूर्व का इतिहास उठा के देखते हैं तो 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खेमे में आई। अभी उन्होंने सीधे बोला कि आपने विकास नहीं किया, इसलिए अंता आपको वोट नहीं देगा। मैं उसके लिए भी बता देता हूं कि जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी की बात हो या शुरुआत में ही बिल्कुल उपचुनाव के परिणाम की बात हो, पेपर लीक के रोकथाम की बात हो, या राइजिंग राजस्थान की बात हो, महिलाओं के 450 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, या सूर्यघर योजना की बात हो, किसानों के सम्मान निधि की बात हो, हमने जो संकल्प पत्र में कहा था वो हमने पूरा किया है। ठीक है, और उसको लेकर के हम आगे जाएंगे। हमारा प्रत्याशी इस प्रकार का नहीं। 20 सेकंड हो गए आपकी गुटबाजी 20 सेकंड हो गए आपके। मैं अगर आपको मौका नहीं दिया होता तो फिर मैं गलत होता। आपके 20 सेकंड हो चुके हैं। प्रतीक भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। जितेंद्र यादव जी, बहुत पहले गाना था अंडे का फंडा, मैं कह रहा हूं अंता का फंडा जो आपने क्रैक किया है, उस फॉर्मूले में आप इन इश्यूज को कहां पर देख रहे हैं? बहुत बैकवर्ड देख रहा हूँ मैं। 1 सेकंड भी नहीं लूंगा बोलने में इस मामले में। विकास का जो मुद्दा है ना, मुझे नहीं लगता कि वहां कतई थोड़ा बहुत भी आवाज उठा पाया है। अंता में विकास के नाम पर मैं तटस्थ होकर बोल रहा हूँ, किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैं। आंकड़ों को देखता हूँ, मैं छात्र हूँ, मेरा काम है। तो विकासवादी राजनीति तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिशा दे पाएगी। और जब इन फैक्टर्स को मैं ऑन पेपर देखता हूँ तो फिर इसमें इस रिजल्ट का मैंडेट हम क्यों निकालेंगे? इस रिजल्ट के मैंडेट के कोई तो मायने होंगे ना भाई साहब, फिर हम वो क्यों निकालेंगे? वो ये देखो, इसमें मैं फिर कह रहा हूं, जब परिणाम आए तब आप देखना। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस नरेश मीणा होने वाला है। आप अभी तो बताइए परिणाम तो कब आने वाले हैं, जबकि बात अलग है। अभी तो क्लियर करिए कि अभी क्या है। पर सुमित भाई, उसका कारण है, उनके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जाने वाली है, आप समझो। पूर्व के परिणाम को जानकारी पूरी नहीं है। बड़ा कारण पहले आपके पास बहुत बड़ी जानकारी होगी तो आप मुझे साझा नहीं, जारी रखिए प्लीज।
लेकिन मेरा बोलने का कारण आधार ये है बंधुवर कि देखिए राजस्थान में आप भारतीय राजनीति अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि यहाँ विकास के बहुत बड़े मुद्दे क्षेत्रीय राजनीति में क्षेत्र के डोमेस्टिक मुद्दे और जातिगत समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये 40 से 45 हजार जो माली बैठे हैं ना, ये बहुत ही नहीं, तो फिर एक बात बताइए ना, कंवरलाल मीणा की छवि और प्रमोद जैन भाया की छवि ये आपस में नहीं टकराएंगी क्या? क्योंकि कंवरलाल मीणा की छवि पर तो सबसे ताजा निर्णय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब बात आती है ना, देखिए जब फाइनल रिजल्ट की बात आती है ना, कई बार क्या होता है लोग कड़वी घूंट भी पी लेते हैं राजनीति में। मैंने ऐसा होता देखा है कि अरे यार छोड़ो, आदमी खूब बुरा है, बहुत बुरा पर कोई ना सहतो अपन। एक हमारे राठ में कहावत होती है। हाँ। तो अंततः ये जातिगत समीकरण इतना खतरनाक है। फिर आपने शायद डिकोड किया हो गहलोत जी का जो पब्लिक प्रेजेंटेशन है उनका, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बयान को जब आप डिकोड कर, अच्छा एक बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ हो जाएगा कैसे नरेश मीणा के फेवर में जो यंगस्टर्स हैं और कांग्रेस का। अब इसमें थोड़ी देर पहले बंधु ने बात बोली कि नरेश मीणा जी जो वोट तोड़ेंगे वो कांग्रेस के तोड़ेंगे, कांग्रेस के केवल एक धड़े के वोट तोड़ेंगे, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के एक धड़ा। तो कर लिया। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव रहने वाला है और सभी की निगाहें इस पर जरूर रहेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।